हेलो दोस्तों, न्यू विज़न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत रावत और आज मैं शुरू कर रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप साइंस या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देन हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होने वाली हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पे बात करेंगे और उसके बाद हम 3 E's प्रिंसिपल को समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारी हीट और वर्क की कंबाइंड स्टडी है, या फिर हम यूँ कहें कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का साइंस ही थर्मोडायनेमिक्स है। जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लो ग्रेड एनर्जी विच इज़ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी विच इज़ वर्क। तो यहाँ पर दो नए कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। तो ये लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होते हैं, तो इनको समझते हैं। तो बेसिकली जो हीट एनर्जी है उसको लो ग्रेड एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 30 to 40% जो हीट एनर्जी होती है वही हमारी यूज़फुल होती है, या फिर उसी का हम यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो बची हुई 60 to 70% की हीट होती है वो हमारी अनयूज्ड होती है, या फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कि ये अनअवेलेबल हीट है। तो इसलिए जो हीट एनर्जी है उसको लो ग्रेड एनर्जी की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि जो वर्क एनर्जी है उसको हम हाई ग्रेड एनर्जी की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि किसी सिस्टम के अंदर अगर वर्क एनर्जी प्रेजेंट है तो उसको हम 100% तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि वो 100% तक यूज़फुल होती है। इसलिए जो वर्क एनर्जी है उसको हाई ग्रेड एनर्जी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब बात करते हैं हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की, यानी कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। इससे पहले कि ये सारी टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आप इन सारी टर्म्स को आसानी से समझ सकें। तो एग्जांपल के लिए आपने एक अपने गैस के चूल्हे में कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें पानी गर्म हो रहा है। ये आपने गैस के चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो चूंकि इस बर्तन के अंदर पानी गर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। तो जिस भी रीजन में हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही हो उसी को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे, यानी कि ये हमारा बर्तन जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। अब जो हमारे बर्तन के बाहर का जो रीजन है, यानी कि आपका पूरा किचन जो है वो हमारे लिए सराउंडिंग हो जाएगा। उसके बाद बाउंड्री, तो जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने के लिए जो लेयर होगी, यानी कि आपका बर्तन की बाहरी परत जो होगी वो हमारे लिए बाउंड्री हो जाएगी। और सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री इन सब को मिला के हमारा बनता है यूनिवर्स। तो आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो यहाँ पर सबसे पहले ओपन सिस्टम समझ लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है वो हमारा बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और इससे जो बाहर का पूरा रीजन हमारा ये हमारे लिए सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि मास और एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर मास है या उसके अंदर कोई एनर्जी प्रेजेंट है वो सिस्टम से सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के अंदर से और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा ओपन सिस्टम। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है अ कप ऑफ टी इन ओपन एटमॉस्फेयर। तो ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हमारे एक कप। अब इसमें आपकी है चाय। तो जब ये चाय गर्म होती है तो इससे कुछ भाप बाहर के लिए निकल रही होती है। तो जो भाप होती है वो गर्म होती है, यानी कि उसके पास एनर्जी होती है, और वो कप के अंदर से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब कि जो हमारी हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही है। दूसरा जो भाप है हमारी, वो बेसिकली वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो यानी कि वाटर जो गैसियस फॉर्म में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मास भी हमारे सिस्टम से सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सराउंडिंग की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है। तो अब बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो सकता है, लेकिन मास का इंटरेक्शन अलाउड नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर ओनली एनर्जी हमारे सिस्टम से सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में फ़्लो हो सकती है। जबकि मास ना तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो हो सकता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई क्लोज कंटेनर है, उसमें हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है और कंटेनर इतना क्लोज है कि वहाँ से जो हमारी स्टीम है वो बाहर ना निकल सके, और यहाँ से हम उसको हीट दे रहे हैं। अब क्योंकि हम जो हीट है वो सराउंडिंग यानी कि सिस्टम के बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो हो रही है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मास तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो हो रही है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। उसी तरह अब बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की। तो जैसे कि यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं हम कि अगर हम सिस्टम की वॉल को वेल इंसुलेटेड कर दें तो हमारे सिस्टम से ना तो मास और ना ही एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी। यानी कि सिस्टम के अंदर जो मास एक बार रख दिया और उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। यानी कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर कोई गर्म चीज़ रखेंगे या ठंडी चीज़ रखेंगे तो वो उसको कितने भी समय बाद हम अगर खोल कर देखें तो वो उतना ही गर्म या उतना ही ठंडा रहेगा जितना हमने उसमें स्टार्टिंग में रखा था। तो ये हमारा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल होता है वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, यानी कि जो थर्मस होते हैं वो इसका एग्जाम्पल। अगर वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क यानी कि वेल इंसुलेटेड अगर थर्मस होगा तो वो इसका एग्जाम्पल होगा। लेकिन जो हमारे घरों में आमतौर पे थर्मस यूज़ होते हैं उसमें कोई अगर गर्म या ठंडी चीज़ रखी जाए तो वो 10 से 12 घंटे तक उतने ही गर्म या उतने ही ठंडे रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ठंडा भले देर में हो रहा है लेकिन हो ज़रूर रहा है। तो इसलिए ये जो हमारे घरों में थर्मस यूज़ होते हैं उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं मान सकते हैं, वो हमारे लिए क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि उसमें जो हीट का लॉस हो रहा है वो भले देर में हो रहा है लेकिन हो ज़रूर रहा है। तो बात करते हैं 3E's प्रिंसिपल की, यानी जो हमारा बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम 3E's की स्टडी करते हैं: एनर्जी इंटरेक्शन, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एनर्जी इंटरेक्शन यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट ई को। तो एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब होता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना या फिर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो होती है वो होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होना ही हमारा एनर्जी इंटरेक्शन है। या फिर हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में या फिर वर्क एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना भी हमारा
एनर्जी इंटरेक्शन है। तो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड ई यानी कि इक्विलिब्रियम की। तो हम कब कहेंगे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? इसको हिंदी में कहा जाता है साम्यावस्था, या फिर आप समझ सकते हैं स्थिर। तो हम कब कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो स्थिर या फिर इक्विलिब्रियम में है? जब हमारा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है या फिर साम्यावस्था में है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब हमारे सिस्टम पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो नेट इफेक्ट अगर ज़ीरो हो जाता है, या फिर जितने भी फोर्सेस हमारे सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम अगर ज़ीरो हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सिस्टम पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि उस फोर्स के इफ़ेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहा है। तो अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। जब हमारे सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का इंटरेक्शन अगर ना हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड ई यानी कि एंट्रोपी की। तो अगर आप इसका गूगल मीनिंग देखेंगे, इसका गूगल मीनिंग है अ कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, यानी कि व्यवस्था की पूर्ण कमी। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो हीट एनर्जी होती है वो 30 to 40% ही हमारे लिए यूज़फुल होती है, बाकी बची हुई 60 to 70% जो हीट एनर्जी होती है वो हमारे लिए यूज़लेस होती है या फिर वेस्ट हो जाती है। तो वो 60 to 70% एनर्जी का लॉस होता है एंट्रोपी के कारण। इसीलिए एंट्रोपी को अनअवेलेबल एनर्जी कहा जाता है। अब जैसे कि आप इसका अगर डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने डिसऑर्डर्ड या रैंडम हैं, उसी की मेजरमेंट को एंट्रोपी कहा जाता है। अब जैसे जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें आप मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एकदम ऑर्डर्ड वे में है, तो यहाँ पर एंट्रोपी हमारी लो होगी। लेकिन जो दूसरा फिगर है उसमें मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रैंडम और डिसऑर्डर्ड है, इसलिए इसकी एंट्रोपी हाई होगी। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी तो लॉस भी उतने ज़्यादा होंगे, और जितनी कम एंट्रोपी होगी तो लॉसेस भी उतने कम होंगे। यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो एंट्रोपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी कम एंट्रोपी उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी एफिशिएंट होगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।